माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की वर्चुअल कक्षा में मैं धर्मपाल सिंह, आर्य विद्यालय इंटर कॉलेज तेड़ा बागपत, कक्षा 12 जीव विज्ञान के छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, जिसका एक भाग है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को मैंने कुछ बिंदुओं के अंदर इस तरह से बांटा है कि जिस तरह से हम इसको आसानी से सीख सके। चलिए हम पहले देखते हैं पूर्व ज्ञान क्या सीखा। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी के कुछ अनुसंधान क्षेत्र देखेंगे, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग, बीटी फसलें और पीड़क प्रतिरोधी पौधे, आरण्य अंतरक्षेप प्रक्रिया, अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों के लाभ और हानियां, इनका अध्ययन करेंगे और हमने क्या सीखा इसका बाद में हम मूल्यांकन भी करेंगे। अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी जीवधारियों या जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त एंजाइमों पर प्रयुक्त तकनीकी, जिसमें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों द्वारा व्यावसायिक महत्व के पदार्थों का उत्पादन होता है। अर्थात प्रौद्योगिकी या तकनीकी जीवों में जहां प्रयुक्त होती है और उसके द्वारा जीवों का अनुवांशिक रूपांतरण होता है और उससे व्यावसायिक महत्व के पदार्थों का उत्पादन होता है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में मुख्य रूप से दो तकनीकों का बहुत बड़ा योगदान है। एक है अनुवांशिक इंजीनियरिंग, जिसमें डीएनए के अंदर फेरबदल किया जाता है। इसमें जीन का जो स्थानांतरण है, जीन का स्थानांतरण, उससे पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। इससे अवांछित जीनों को छोड़ दिया जाता है और केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुन करके किसी जीव में स्थानांतरित करते हैं। दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग, वांछित सूक्ष्म जीवों की मात्रा या उनकी संख्या में वृद्धि करके हम एंटीबायोटिक्स और टीके, एंजाइम आदि का निर्माण करते हैं। इस तरह से आगे हम देखते हैं कि कुछ प्रतिबंधन एंजाइम, जिनको हम एंडोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोअर द्वारा इनको खोजा गया, जिनको आणविक कैंची कहते हैं। आणविक कैंची काटने वाले, ये निश्चित दिशा में किसी भी डीएनए को काटने की क्षमता रखते हैं किसी विशिष्ट स्थानों से। दूसरा, अभी हाल में वर्तमान में ही वर्ष 2020 का केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है प्रोफेसर इनेमल शार्पेंटियर, जो फ्रांस से हैं, जेनिफर डार्डना ये अमेरिका से। इन्होंने संयुक्त रूप से ये पुरस्कार को जीता है और वो पुरस्कार भी इनको जेनेटिक कैंची की खोज के आधार पर ही दिया गया है। प्यारे बच्चों, इन्हीं की खोज से जीनोम का एडिटिंग बहुत आसान हो गया है और वो बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। आपने सीखा इससे पूर्व में कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक में पहले वांछित जीन का विलगन किया जाता है और इसके पश्चात इसको वाहक डीएनए अणु की तलाश करके उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। वांछित जीन उसके साथ जोड़ने के बाद इस जुड़े हुए अणु को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं और इस पुनर्योगज अणु को हम किसी पोषक जीवाणु में प्रवेश करा करके वांछित चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, उन चीजों को हम बदल सकते हैं या जीवों का रूपांतरण कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस अध्याय में सीखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी को किन किन क्षेत्रों में और किन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। हम उन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से बने जीव, इनके उत्पाद और इनकी सेवाओं, मानव कल्याण के लिए किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जा रहा है।
जैव प्रौद्योगिकी के जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं अनुसंधान क्षेत्र, उनमें एक सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण जिसमें सूक्ष्म जीव और शुद्ध एंजाइम, दूसरा होता है सर्वोत्तम परिस्थितियां जिसमें ये जो एंजाइम है, इसमें ये काम कर सके, और एक होता है अनुप्रभा प्रक्रमण प्रक्रियाएं, उत्पाद जो प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके शुद्धिकरण में इसको उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले कोई भी जो चीज बनती है उसको विपणन से पूर्व, बाजार में लाने से पहले उसके कुछ किसी कार्यों प्रक्रम से उसको गुजारा जाता है, जैसे पृथक्करण है और उसका शोधन है। आप जानते हैं कि खाद्य उत्पादन में जो हमने वृद्धि की है, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसको हमने ऐसे ही प्राप्त नहीं किया है। इसमें हमारा लक्ष्य था कि बढ़ती हुई आबादी को हम भोजन उपलब्ध करा सकें, तो हमने इस हरित क्रांति को प्राप्त किया है अच्छे प्रबंधन के कारण, या फिर जो रसायन थे उनको हमने खेती में अधिकतम प्रयोग किया है। इन महंगे कृषि रसायनों के कारण खेती के ऊपर बहुत पृथ्वी या धरा हमारी जो थी वो भी खराब हुई है। महंगे कृषि रसायनों के कारण किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है और पर्यावरण भी इससे प्रदूषित हुआ है, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाने लगा, और कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में अब हम देखेंगे कि जो पुनर्योगज टेक्निक डीएनए की थी, इस टेक्निक के द्वारा जो रूपांतरित फसलें हैं उनका निर्माण किया गया, और इन रूपांतरित जीवों को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं या रूपांतरित जीव किन्हें कहते हैं, पहले इसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं रूपांतरित फसलें या जीव क्या है। अनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएम ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव, पौधे, जंतु, जीवाणु, कवक जिनके जीनों में फेरबदल कर दिया गया हो, अर्थात किसी बाह्य जीन को इन जीवों में प्रवेश कराया जाता है। बाह्य जीन इन जीवों में, इसी को हम जीन स्थानांतरण कहते हैं। जीन स्थानांतरित होने वाले इन जीवों को पारजीनी जीव कहा जाता है। पारजीनी जीव, बदला है हमने इनका जीन, इसका मतलब यह है कि उसको अनुवांशिक रूपांतरण हुआ इनका, इन्हीं को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव कहते हैं। फसलों में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन पारजीनी पादपों या जीवों का उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने की बात है, मैंने कहा है विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। हमारा उद्देश्य हो सकता है कि हमारी जो फसलें हैं वो कम पानी में पैदा हो जाए, उनको वे ठंड में ठीक रह जाएं, लवण वाली भूमि में अच्छी तरह उत्पन्न हो सके, उनमें बहुत ताप सहने की क्षमता हो, कीड़े ना लगे उनमें किसी प्रकार की। तो इस तरह के ये हमारे इन उद्देश्यों के आधार पर हमने इन फसलों को तैयार किया। ऐसी फसलों के ये ही विशेषताएं भी होती हैं। तो जीएम पौधे जो जिनकी फसलें हैं, ये उनकी विशेषताएं अधिक सहिष्णु फसल होती हैं, पीड़कनाशी, इनके अंदर कीड़े नहीं लगते हैं, और यदि पीड़कनाशी हैं तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं रसायनों का प्रयोग भी इनके ऊपर कम होता है। तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, गुणवत्ता में सुधार। यहां देखिए गुणवत्ता में सुधार में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में कुछ पौधों में खाद्य पदार्थ होते हैं, उनका जो पौषणिक स्तर है उसमें काफी अच्छा स्तर पाया जाता है। इनमें पौषणिक स्तर से इनकी वैल्यूज काफी अच्छी होती है। ऐसे ही कटाई के पश्चात होने वाले जो नुकसान हैं अन्न के, वो कम हो जाते हैं। इन पौधों के द्वारा जो खनिज पोषण की स्थिति है उसमें इनकी अधिक क्षमता पाई जाती है, और ये मृदा जो हमारी है उसकी उर्वरता को भी ठीक रखते हैं। एक होता है शाकनाशी, जो शाक होते हैं, शाक, झाड़ी, वृक्ष, इस तरह से, तो शाकनाशी के प्रति इनमें प्रतिरोधकता का विकास होता है। आप जानते हैं कई बार खरपतवार दूसरी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उस नुकसान से भी ये हमें बचाते हैं शाकनाशी।
अभी तक हमने जो सीखा है, आइए इसके बारे में एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि अनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहते हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव जिनमें बाह्य जीन का प्रवेश किया जा सका हो। दूसरा है अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की विशेषताएं, आपने अभी देखा है। अनुवांशिक रूपांतरित वो सूखे में हो जाती हैं, रोग प्रतिरोधक होती हैं, अधिक गुणवत्ता। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या हैं, ये आपने इससे सीखा। वही उद्देश्य हमारे हैं कि हम अच्छी फसलों का उत्पादन कर सकें। आइए देखते हैं अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के कुछ उदाहरण। सबसे पहला है बीटी फसलें। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, बीटी फसलें, प्यारे बच्चों, जीवाणु का नाम होता है बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस। इसका बी और टी इन दोनों को लिया गया है, तो जीवाणु के नामकरण के आधार पर भी इसको बीटी कहा गया। इन फसलों में कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये पीड़क प्रतिरोधी होती है। यहाँ आपको जो ध्यान देना है वो इस बात पर देना है कि जो बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस है, इसके अंदर एक जीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है क्राइजीन। ये क्राइजीन जिम्मेदार होता है एक प्रोटीन बनाने के लिए, और वो प्रोटीन होती है विषैली, जिसको हम क्राई प्रोटीन के नाम से ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में जिन पौधों के अंदर बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस जीवाणु के क्राइजीन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, इस जीन को पृथक करके उन फसलों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उनको ही हम बीटी फसलें कहते हैं। ये है बीटी फसलें। अगली है, इसमें बीटी फसलों में जो पौधा आया उस पौधे का नाम है बीटी कपास। बीटी कपास फिर वही बेसिलस थ्यूरिंजेंसिस जीवाणु है। यहां देखिए ध्यान से, इसमें क्राइजीन से निर्मित क्राई प्रोटीन एक प्राकविष है जिसको प्रोटोटॉक्सिन भी कह सकते हैं, और ये जीवाणु को हानि नहीं करता है क्योंकि ये इसके शरीर में क्रिस्टल के रूप में रहता है। ये विषाक्त तो प्रोटीन है, लेकिन चूंकि प्राकविष होने के कारण ये उसके प्रभावी जीवाणु के अंदर प्रभावी नहीं रह पाता है। जैसे ही इस क्राई प्रोटीन युक्त पौधे को कोई ये समझिए जो आपका कीट है वो उसका भक्षण करता है, तो ये निष्क्रिय विष जो क्राई प्रोटीन के रूप में था कीट की आहार नाल में पहुंच जाता है। वहां कीट के आहार नाल के अंदर उसको क्षारीय माध्यम मिलता है। क्षारीय माध्यम में ये घुलनशील अवस्था में होकर के सक्रिय अवस्था में बदल जाता है। सक्रिय अवस्था में ये इतना क्रियाशील हो जाता है कि कीट की आंत की जो उपकला कोशिकाएं हैं, उन उपकला कोशिकाओं में ये छिद्र कर देता है, और उपकला कोशिकाओं में छिद्र होने के साथ साथ उनकी कोशिकाएं फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटी विष कई प्रकार के होते हैं। बीटी विष बना किससे था? क्राइजीन से। अब क्राइजीन को हम देखते हैं। क्राइजीन फर्स्ट एसी और क्राइजीन सेकंड एबी। मैंने कहा है क्राइजीन फर्स्ट एसी और दूसरा कहा है सेकंड एबी। इन जीन के द्वारा जो विष है जो निर्मित हो रहा है वो कपास के गोलक के ऊपर जो शलभ लगते हैं उनके ऊपर नियंत्रण करता है। दूसरा है क्राई फर्स्ट एबी, इस जीन के द्वारा निर्मित विष मक्का छेदक पर नियंत्रित करता है। इससे अगला है बीटी बैंगन। ये बीटी बैंगन के अंदर भी जो जीवाणु के अंदर से क्राइजीन लगा था पहुंचाया गया, इससे बीटी बैंगन के ऊपर, यहाँ आप इसको नोट करें, FSB फ्रूट एंड शूट बोरर, जो फल है उसका, उस फल में और तने के अंदर छेद करने वाला, उसको नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है उसके ऊपर हम नियंत्रण कर लेते हैं, रोकथाम हो जाती है उसकी। अब देखते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधे। सबसे जरूरी उद्देश्य, अधिकतर फसलों में बहुत सारे कीट या सूत्रकृमि आदि हमारी फसलों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। उस हानि से बचने के लिए आज हम अध्ययन करेंगे पीड़क प्रतिरोधी पौधों के बारे में। प्यारे बच्चों,
एक गॉल कृमि होता है जिसको मिलेई डेगाइन इनकॉग्निटा कहते हैं। ये तंबाकू के पौधे की जड़ों को नष्ट करता है, उनका ग्रसन करता है और इस पौधे की पैदावार को कम कर देता है। गॉल कृमि के संक्रमण को रोकने के लिए एक क्रिया, बिल्कुल नई प्रक्रिया है जिसको कहते हैं आरएनए अंतरक्षेप। ये क्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं जिनके अंदर जो केंद्रक है वो सीमा होती है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको केंद्रकीय झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। ये पौधे कृमि या पीड़कों के लिए प्रतिरोधी होते हैं, इनमें कीड़े नहीं लगते हैं और इस तरह से आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न ये पौधे पीड़क प्रतिरोधी पौधे कहलाते हैं। आइए सीखते हैं कि ये जो आरएनए अंतरक्षेप अभिक्रिया है या प्रक्रिया है किस प्रकार से होती है। आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया इस प्रकार से आप एक ध्यान रखें, यहां आप देख रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम, ये एक वाहक है, जीवाणु एक वाहक है। तो इसका प्रयोग सूत्रकृमि का जो विशिष्ट जीन है उसको ले जाने के लिए परपोषी पौधे में, तो सूत्रकृमि के विशिष्ट जीन जिसके माध्यम से सूत्रकृमि जिंदा रहता है, जीवित रहता है, उसकी लाइफ बनी रहती है, उसके उस जीन को, जो वांछित जीन है, उसको एग्रोबैक्टीरियम वाहकों के माध्यम से हम परपोषी पौधों में प्रवेश कराते हैं। डीएनए विशिष्ट जीन, इसका प्रवेश हम इस प्रकार से कराते हैं कि जो परपोषी कोशिकाएं हैं पौधे की, उसमें दो प्रकार के आरएनए बनते हैं, एक अर्थ, दूसरा प्रतिअर्थ, अर्थात सेंस और एक एंटीसेंस। ये दो प्रकार के आरएनए का निर्माण उसी डीएनए से हो जाता है। दोनों प्रकार के आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब जानते हैं कि उसके जब जो दो रज्जुक होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस प्रकार से ये एक द्विरज्जुकी आरएनए का निर्माण हो जाता है, जिससे आरएनए अंतरक्षेप उत्पन्न हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसी कारण से सूत्रकृमि का जो लक्ष्य जीन है, उस लक्ष्य जीन से बने विशिष्ट एमआरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ये जो सूत्रकृमि का जो जीन था, जिससे आप एमआरएनए जो प्रोटीन बनाता, वो निष्क्रिय हुआ किससे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की इस क्रिया से, जिसमें सेंस और एंटीसेंस प्रकार के आरएनए बने, जिन्होंने एक टेम्पलेट बनाया अलग से। इस प्रकार से ये द्विरज्जुकी आरएनए से क्रिया हुई आरएनए प्रतिक्षेप, जिसके फलस्वरूप जो पारजीवी इसलिए कहा कि उनमें जो इनका जो ये कहिए कि आप अनुवांशिक पदार्थ है उसमें बदलाव आया, इसलिए इसको कहा गया है पारजीवी परपोषी कोशिका। इसमें विशिष्ट आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता और पारजीवी पौधा सुरक्षित रहता है। अब हम अध्ययन करेंगे अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जिसको आपने सीख भी चुके हैं आप कि ऐसी फसलें जिसके अंदर हमने डीएनए के माध्यम से या उसका अनुवांशिक रूपांतरण किया है, उसके अंतर्गत डीएनए को बदला है, उसका जेनेटिक ढांचा बदला है। तो इन पौधों के लाभ क्या हैं? प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहला लाभ है कि ये पौधे रोग प्रतिरोधी होते हैं, इनमें कोई रोग नहीं लगता है, और जब रोग नहीं लगता है तो इनमें फसलों का उत्पादन अधिक होता है, लाभकारी होती है। दूसरा हुआ अजैवीय कारक, वायु, जल, भूमि, ताप, प्रकाश, ये कुछ ऐसे अजैवीय कारक हैं जिनके लिए भी ये फसलें प्रतिरोधी होती हैं, अर्थात इनको ये अधिक ताप में या कम पानी के अंदर, लवणीय भूमि आदि में भी अपने आप को ये सुरक्षित रख पाते हैं और तभी ये अच्छी फसल उत्पन्न कर पाते हैं। इनके अंदर उच्च पोषण गुणवत्ता होती है, जो पोषक पदार्थ हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं या अच्छे होते हैं। इन फसलों के अंदर खनिज उपयोग करने की क्षमता अधिक होती है। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि ये पीड़क प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए जो रासायनिक पदार्थ हम पौधों के ऊपर छिड़कते थे, उसके माध्यम से इन जीवों को मारा जाता था, कृमियों को, कीड़ों को या ऐसे, तो उसके ऊपर हमारी निर्भरता कम हो जाती है।
आइए देखते हैं अनुवांशिक रूपांतरित फसलों की कुछ हानियां भी हैं। यहां पर आप सामने देख रहे हैं कि जो बीटीवीस है, इससे परागणकारी जो जीव हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। परागणकारी एक पुष्प से दूसरे पुष्प के अंदर परागकणों को ले जाने वाले। दूसरा, खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। खाद्य श्रृंखला जिसमें उत्पादक उपभोक्ता होते हैं, तो प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, उनमें परिवर्तन आ जाता है। इसी तरह से इनके लगातार प्रयोग करने से कीट भी प्रतिरोधी हो जाते हैं। इन फसलों से भोज्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं, उनको जब कुछ लोग खाने में लेते हैं तो उनके अंदर एलर्जी पाई गई है, तो उनसे एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। अगला है, सामान्यतः इन फसलों के अंदर बीजों का अभाव होता है और इसलिए प्रतिवर्ष नए बीज खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह से ये इन पौधों की कुछ हानियां हैं। अब यहाँ आप देखें परागणकारी जीव, यहाँ ये आपसे मैं पूछ रहा हूं कि परागणकारी जीव को नष्ट होने से फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका फसल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परागणकारी जीव, ये जो कीट थे, एक पुष्प से दूसरे पर जाते हैं तो परागण नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो बीजों का उत्पत्ति कम होगी, तो उत्पादन घट जाएगा। अगर इन फसलों को हम लगातार प्रयोग करते रहें और इनको, ये कीट को मारते रहें, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कीटों के अंदर भी प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाए? और यदि प्रतिरोधकता उत्पन्न ज्यादा हो जाती है कीटों में, तो आप जानते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा? वो कीट अधिक शक्तिशाली होंगे और उनके लिए भी हमें रासायनिक पदार्थों, शक्तिशाली रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होगी, जो हमें पर्यावरण को भी हानिकारक हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। हमने सीखा जैव प्रौद्योगिकी के 3 प्रमुख क्षेत्र थे। दूसरा है, इसमें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव को नाम दिया था पारजीनी जीव। इसके बाद में एक आया जीवाणु का नाम बेसिलस थुरिंजेंसिस। नाम के आधार पर हमने रूपांतरित फसलों को बीटी फसलें कहा है, बीटी नाम दिया। इसके बाद अगला दे दिया, अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें थी वो अजैविक कारकों, रोगों, कीटों, पीड़कों के लिए प्रतिरोधकता युक्त होती हैं। इसके बाद आपने ये दिया है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें पोषणिकता में अधिक गुणवत्तापूर्ण होती हैं, अर्थात वो अधिक पोषक पदार्थ रखती हैं और वो भी उच्च जो क्वालिटी या गुणवत्ता। अगला है ये, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में खाद्य श्रृंखला को भी ये प्रभावित करती है। अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करती हैं। और आखिर में आपने ये सीखा कि जो आरएनए अंतरक्षीय प्रक्रिया है, ये किसी जीव में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का प्रवेश कराने के बाद उसमें जो अभिलेखित एमआरएनए है वो निष्क्रिय हो जाता है, अर्थात उसकी प्रक्रिया, प्रोटीन निर्माण की क्रिया बंद हो जाती है। अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका लें या नोटबुक ले लें और उस पर इन 5 प्रश्नों को नोट करें और इनका अध्ययन करें। सबसे पहला है, पारजीनी जीव किसे कहते हैं? दूसरा है, क्राई और क्राई में क्या अंतर है? यहां ध्यान से समझें, एक में की सी कैपिटल है, दूसरे में सी स्मॉल है। तीसरा है, बीटीवी श्रम जीवाणुओं को नष्ट क्यों नहीं करता है? अगला सवाल है, ठीक है, नोट कीजिए, सूत्रकृमि का ग्रसन रोकने के लिए तंबाकू के पौधे में कौन सी नई जैव तकनीक का प्रयोग किया जाता है? और अंत में बीटी फसलों के कोई 2 लाभ और 2 हानियां लिखिए। मतलब प्यारे बच्चों, अभी तक जितना आपने सीखा है, अपने पाया के जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में हमने जो प्रयोग हुआ उसको सीखा है।
तो मन में आता है, क्या कृषि से अलग भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहीं हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र से अलग मानव कल्याण हेतु चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधियों के निर्माण में, इंसुलिन के उत्पादन में और जीन चिकित्सा में किया जाता है। इसे हम अगले भाग में मिलकर सीखने का प्रयास करेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक से अध्ययन करके आए, जिससे कि आपको समझने में सुगमता होगी। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 से बचने के लिए मास्क का अवश्य प्रयोग करें। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।